दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा का आदमखोर तेंदुआ। पिछले भाग में हमने जाना था कि किस तरह से रात में एक जानवर ने आकर भुवना देवी के दरवाजे को 2 बार नॉक किया था, थपथपाया था। और जब उन्होंने लालटेन की रोशनी में दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो आंगन से निकलकर सामने की ढलान की तरफ भागता हुआ उन्हें एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई पड़ा, जिसे देखकर कि वो घबरा गई और उनके गले से एकदम से बहुत जोरों की चीख निकल गई। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर उसी कमरे में जो उनकी देवरानी या जेठानी जो भी थी, सतेश्वरी देवी, वो भी उनके पास आ गई और उन्होंने भी उस जानवर को भागते हुए देखा। अब इन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ जो है पूरे गांव में फैल गई और गांव के सारे लोग जाग गए। फिर अपने घरों से लालटेन और लाठी लेकर के वो लोग आ गए और पूछने लगे इन लोगों से, क्या हो गया भाई, तुमने क्या देख लिया, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो दोनों तो बिल्कुल स्टैचू हो गए थे। अब सारा माजरा सुनने के बाद गांव वाले बेचारे बहुत डर गए थे और बहुत सावधान हो गए थे। दूसरे दिन जब सूर्य की रोशनी चारों तरफ अच्छी तरह फैल गई, तब लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया। उससे पहले बाहर भी नहीं निकल रहे थे लोग, इतना डरे हुए थे, इतना खौफ में थे। और जब बाहर निकल रहे थे तो बहुत सतर्क थे, बड़े सावधान थे, पूरी सावधानी रख रहे थे, चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे कि कहीं कुछ उन पर अटैक ना हो जाए। फिर कुछ पुरुष और महिलाएं भुवना देवी के घर की तरफ आ गए। दोस्तों, यहाँ तक हमने पहले पिछले भाग में सुनाया था। अब हम चलते हैं घटना के अगले हिस्से की तरफ। कुछ लोग इकट्ठा होकर भुवना देवी के घर पर पहुँचे और जो पिछली रात जो घटना घटी उसके बारे में पूछने लगे। तो महेशानंद जी ने पूछा भुवना देवी से कि अरे अन्नू की माँ, वो जानवर किस तरफ भागा था? तो भुवना देवी ने बताया कि वो जानवर जीने की ओर से गौशाला की तरफ भागा था। अब महेशानंद जी और दौलत राम जी जो गौशाला और जो जीने के बीच की जो जगह थी, इस जगह का निरीक्षण करने लगे। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे कुछ कोई सुराग, कुछ निशान वगैरह कुछ मिल जाए। ऐसी सुराग वगैरह ढूंढते हुए महेशानंद जी की नज़र जीने के पीछे की ओर एक नम्र जो मिट्टी थी उस पर पड़ी, जिसकी सतह पर एक पंजे का निशान दिखाई दिया। निशान बिल्कुल साफ था, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, वो एकदम साफ साफ दिख रहा था। दौलत राम जी की नज़र भी पंजे पर पड़ गई और वो एकदम से चिल्ला के बोले, अरे ये रहे जानवर के पंजे का निशान, अरे ये रहा, ये रहा। अब जो बाकी लोग थे वो सभी लोग निशान के नज़दीक उसके पास पहुंच गए। पंजे के निशान को देखते ही कई गांव वालों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, अरे ये तो बाघ का पंजा है, ये तो बाघ के पंजे का निशान है। एक्चुअली गांव के लोग जो है ना, बाघ के पंजे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि जंगल में मवेशी चराते समय उन्हें कई बार, अनेकों बार बाघ के पंजों के निशान देखने को मिल जाते थे जगह जगह पे, तो वो तुरंत पहचान जाते थे। पंजे का निशान जीने के उस ओर दिखाई दिया जिस ओर से छलांग लगाकर उस जानवर ने प्रसन्ना को दबोचा था, प्रसन्ना के ऊपर अटैक किया था। कुछ लोगों ने बाघ के पंजों के निशान जो है गौशाला और मकान के बीच की जो नम मिट्टी थी वहाँ पे भी देखे। अच्छा, आपको याद होगा 23 जनवरी की रात, जिस रात प्रसन्ना गायब हुई, उस रात बारिश बहुत हो रही थी। तो बारिश होने के कारण जो ये बाघ था या जानवर था, इसके पंजों के निशान पानी में धुल गए थे, इसलिए वो पहले दिन नहीं मिले। अब पंजों के निशानों को देखने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया था कि 23 जनवरी की रात को प्रसन्ना को जीने से उठाकर ले जाने वाला जानवर कोई और नहीं था, वो बाघ ही था, जो 24 जनवरी की रात दोबारा आया था। और वो इस उम्मीद से जीने के पीछे छिपा बैठा था
कि हो सकता है कि उसे आज भी कोई इंसान मिल जाए, कोई बाहर निकले और ये उस पर झपट्टा मारे और ले जाए। लेकिन अब जब घर से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला तो उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश करी। बाघ दरवाजे खोल लेता है, तेंदुआ दरवाजे खोल लेता है। या आपने रुद्रपुर का आदमखोर वाली कहानी में कई बार आपने सुना होगा कि घर खोल के ले गया। अब आवाज़ होने पर भुवना देवी और सतेश्वरी देवी दोनों को लगा कि दरवाजे पे कोई है। अब भुवना देवी जब हाथ में लालटेन लेकर दरवाज़ा खोलने लगी तो वो जानवर ढाल की तरफ भाग गया, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और ये दोनों महिलाएं उसकी बस एक ये कहिए कि झलक भर ही उसको देख पाई थी, पहचान नहीं पाई थी उसको कि ये कौन सा जानवर है, क्या है। और उसी दिन दोपहर को मुनि पुजारी के लोगों को पता चला कि पिछली रात रिठूड़ गांव में, वहीं नज़दीक में एक रिठूड़ गांव था, जहां पर बाघ ने एक 45 वर्षीय महिला पर आक्रमण कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। महिला किसी काम से घर से बाहर निकली थी और वहीं आंगन में एक कोने में बाघ छिपा बैठा हुआ था। जैसे उसने महिला को देखा, उसने उसकी ओर छलांग लगा करके उसके टखने को अपने मुंह में दबोच लिया। महिला की नज़र उस पर पड़ी तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने टखने छुड़ाने लगी, जिसे सुनकर उसके घर के और आसपास के लोग शोर मचाते हुए बाघ की ओर दौड़ते हुए आए। तो जो बाघ ने देखा कि लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उसने महिला का पांव छोड़ा और वहां से भाग निकला। बाघ ने रिठूड़ गांव की महिला पर करीब 9:30 बजे के आसपास हमला किया था, जबकि उसने 8:30 बजे के आसपास मुनि पुजारी में भुवना देवी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी थी। यानी कि 1 घंटे के बीच का ये टाइम रहा था। तो इसका मतलब ये निकलता था कि वो मुनि पुजारी से निकलकर रिठूड़ गांव पहुंच गया था और फिर वहां पे घात लगा के बैठ गया था, इंतज़ार कर रहा था किसी के निकलने का, अपने शिकार का। और जैसे ही उसको मौका मिला तो वो उस महिला पर झपट पड़ा। अब जैसे ही ये खबर मुनि पुजारी के लोगों को मिली तो वो लोग एकदम सख्ते में आ गए, एकदम सन्नाटे में आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि बड़ेथ गांव के लोगों का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था कि शमशान में महिला की अधजली लाश को खाने वाले जो बाघ है उसके मुंह में आदमी का मांस का जो जायका है वो लग चुका है और अब वो जो है इस वजह से आदमखोर हो गया है। अब वो मैन ईटर हो गया है, नरभक्षी हो गया है, कोई शक नहीं रह गया था। 2 दिन पहले प्रसन्ना को मारकर खा जाने वाला बाघ और पिछली रात शिकार की तलाश में दोबारा से भुवना देवी के दरवाजे को खटखटाने वाला, तो बाकायदा नॉक कर रहा था। और उसके बाद रिठूड़ गांव में महिला को घायल करने वाला निश्चित रूप से यही बाघ है, ये कंफर्म हो गया था। गढ़वाल के दुगड्डा आंचल के लिए ये एक पहला मौका था, ये पहला अवसर था कि कोई बाघ मैन ईटर हुआ था, आदमखोर हुआ था। हालांकि गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आदमखोर बाघों का आतंक रह चुका था, ना सिर्फ गढ़वाल में, कुमाऊं में भी, उत्तराखंड में, हर जगह, कई जगह ये आदमखोर तेंदुए होते रहे थे। गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में तो एक ऐसा आदमखोर हुआ था जिसने सन 1918 से लेकर 1926 तक क्रूर और निरंकुश राज्य किया था, यही कहूँगा मैं। और इस दौरान उसने 125 लोगों का शिकार किया था और न जाने कितने लोगों को उसने घायल कर दिया था। वो आदमखोर बहुत ही चालाक, चतुर, शातिर, क्रूर, जो शब्द बोलूँ कम था उसके लिए। और उसको मारने के लिए महान और नामी गिनामी शिकारी जिम कॉर्बेट साहब महीनों तक जंगल में जो है भटकते रहे, जंगलों की खाक छांटते रहे और अंत में रुद्रप्रयाग के पास गुलाब राय नामक एक स्थान पर इसे वो शूट करने में सफल हो पाए थे।
बहुत उन्होंने इस बाघ को बहुत महीनों तक इसके पीछे पड़े रहे। रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ को गढ़वाल की जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो अभी तक नहीं भूले थे। उसकी क्रूरता, चालाकी और शातिरता के किस्से अभी तक गढ़वाल के गांव-गांव और शहर-शहर में अक्सर कहे और सुनाए जाते थे। और जब से ये तेंदुआ आदमखोर हुआ था तब से उसके किस्से तो कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे। इन किस्सों को सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन किस्सों से पता चलता था कि एक सामान्य पशु को खाने वाला बाघ आदमखोर हो जाने के बाद कितना चालाक, शातिर और कितना क्रूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने रुद्रपुर के आदमखोर तेंदुए की कहानी नहीं सुनी है तो आप इसे मेरे इसी चैनल उत्तरांचल डायरीज में जाकर सुन सकते हैं। ये करीब 14 से 15 एपिसोड की पूरी एक सीरीज़ है। बहुत ही रोमांचित है। आप सुनने लगेंगे तो आप फिर रुकेंगे नहीं, पूरी ख़त्म ही करके आप उठेंगे, इतनी इंटरेस्टिंग है। मौका लगे तो आप लोग उसे ज़रूर और ज़रूर सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि एक तेंदुआ आदमखोर बनने के बाद उसमें कितना बदलाव आ जाता है। जब तक वो आम जानवरों को खाता है तब तक वो क्या होता है, और जब वो आदमखोर हो जाता है तो वो कितना शातिर हो जाता है, कितना चालाक हो जाता है, उसका दिमाग कितना तेज़ी से काम करता है। खैर, चलिए हम लौटते हैं कहानी में। अब दुगड्डा और उससे लगे डांगू आंचल के लोगों के लिए ये समाचार बहुत ज़्यादा आतंक और डर का कारण हो गया था। अब ये लोग समझ गए थे कि इनके इलाके में एक बाघ मैनीटर हो गया है, आदमखोर हो गया है। अब सबको अपने सर पर मौत की छाया मंडराती हुई साफ साफ दिखाई पड़ने लगी थी। अब कौन जाने कब किसे अगल बगल आगे पीछे आमने सामने कहाँ से आदमखोर हमला करके उठा ले जाए। किसी को कोई गारंटी रही नहीं गई थी। कैसे दे सकता था कोई आदमखोर की गारंटी। चंद्रमणि कुकरेती जी मास्टर साहब, उनको आदमखोर बाघ ने उनकी भतीजी प्रसन्ना को मार दिया है। इसकी खबर प्रसन्ना के बड़े भाई रमेश के एक लेटर द्वारा 29 जनवरी 1977 को मिली। इस खबर को सुनकर कुकरेती जी एकदम से सन्न रह गए, वो सकते में रह गए और तुरंत उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेकर अपने गांव मुनि पुजारी के लिए वो वहाँ से रवाना हो गए। प्रसन्ना की अकाल और दुखद मृत्यु ने हमारे डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर अख्तर अली साहब, जिनकी किताब मैं पढ़ रहा हूँ, इनको भी जो है बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। क्योंकि इन्होंने भी प्रसन्ना को देखा था, उससे बातें करी थी, उसके साथ खेले थे। प्रसन्ना बहुत ही हंसमुख और बहुत सुंदर प्यारी सी बच्ची थी। डॉक्टर साहब सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ ही दिनों के बाद कोई आदमखोर बाघ इस तरह की बेरहमी से उस बच्ची के जीवन का अंत कर देगा। दोस्तों, उन दिनों श्रीमती ज्योति पांडे पौड़ी गढ़वाल की जिला अधिकारी थी और इस बच्ची को बाघ द्वारा मारे जाने की खबर उन्हें एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मिली थी। उन्होंने दुगड्डा के जो दुगड्डा क्षेत्र था उसके परगना अधिकारी को इस समाचार की जांच करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। परगना अधिकारी ने अपनी जांच में इस समाचार को सही पाया कि हाँ भाई, ये खबर बिल्कुल सही है, और अपनी जांच के निष्कर्ष से जिलाधिकारी श्रीमती पांडे को अवगत करा दिया, कि उनको बता दिया कि हाँ भाई, ये जो है घटना बिल्कुल सही है, ये बच्ची मारी गई है और बाघ ने मारी है। तो ये खबर मिलने के बाद श्रीमती पांडे जिलाधिकारी ने जांच की रिपोर्ट मिलते ही 30 जनवरी 1977 को लैंसडाउन डिवीज़न के डीएफओ श्री राम सिंह थापा जी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक पत्र भेजा, जो एक सरकारी जो सिस्टम चलता है। मुनि पुजारी गांव के प्रधान मोतीराम जी ने बाघ ने प्रसन्ना को मार दिया है, इस घटना की ओर अधिकारियों का ध्यान जाए, इसके लिए उन्होंने कोटद्वार से
प्रकाशित होने वाला एक पत्र, जो साप्ताहिक पत्र था कर्मभूमि, उसमें 1 फरवरी 1977 के अंक में प्रकाशित करवा दिया। भारत सरकार द्वारा सन 1972 में लागू किए गए वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के वन जंतुओं से संबंधित कोई भी मसले हों, यानी सारे मसले क्षेत्रीय वन जंतु प्रतिपालक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दुगड्डा आंचल के वन्य जंतु प्रतिपालक श्री गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का जो कार्यालय था वो कोटद्वार में था। श्री गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी को बाघ द्वारा प्रसन्ना को मारे जाने की घटना की जो ये सूचना थी, ये कोटद्वार से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र, समाचार कह लीजिए, साप्ताहिक था, जो सत्यपथ में छपे एक लेख से मिली, एक समाचार से मिली। चतुर्वेदी जी ने सहायक वन जंतु प्रतिपालक श्री बुद्धि सिंह जी को इस समाचार की जांच करने के रिपोर्ट देने का आदेश दिया कि वे इस समाचार की जांच करें और उसकी जो है तुरंत से तुरंत रिपोर्ट पेश करें। सहायक वन जंतु प्रतिपालक श्री बुद्धि सिंह जी ने इस घटना की बहुत अच्छी तरह से जांच करने के बाद 4 फरवरी 1977 को अपनी रिपोर्ट को पेश करते हुए लिखा। उन्होंने क्या लिखा? महोदय, दिनांक 23 जनवरी 1977 को एक बाघ ग्राम मुनि पुजारी से 8 बजे के लगभग श्री तारा दत्त कुकरेती जी की 9 वर्षीय पुत्री प्रसन्ना को उनके मकान की सीढ़ियों पर से उठाकर ले गया और उसे बड़ेत के जंगल में ले जाकर खा गया। दिनांक 14 फरवरी 1977 की रात को 24 फरवरी 1977 की रात को बाघ फिर मुनि पुजारी में श्री तारा दत्त कुकरेती जी के मकान पर आया और मकान की निचली मंजिल के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। तारा दत्त जी की पत्नी भुवना देवी के घर से बाहर आने पर वो बाघ वहां से भाग गया और उसी रात रिठूड़ गांव में पहुंचकर उसने एक औरत को दबोचने की एक असफल कोशिश करी। मतलब उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी लेकिन असफल हो गया था। 23, 24, अब 25 जनवरी 1977 की रात को ग्राम कठूड़ में पहुंचा और श्री विजय सिंह की गौशाला का दरवाजा तोड़कर एक बछिया को मारकर खा गया। 25 अगले दिन यानी 26 अगले दिन फिर बाघ मुनि पुजारी में आया और उसने फिर श्री तारा दत्त कुकरेती जी के दरवाजे को खोलने की असफल कोशिश करी। तारा दत्त कुकरेती जी कौन? भुवना देवी जी के पति यानी कि प्रसन्ना के पिता। अब आप लोग भी उस बाघ की हिम्मत को देखिए। मुनि पुजारी गांव के एक ही घर में वो 3 बार आया। पहली बार आया तो प्रसन्ना को ले गया, दूसरी बार आया तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन फिर जब भुवना देवी लालटेन लेके बाहर आई तो उनको देखकर भाग गया। दिनांक 26 जनवरी 1971 को उसने तीसरी बार भुवना देवी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी। सोचिए यार कैसा बाघ होगा। अगले दिन बाघ ने बड़ेथ गांव और सनोगी में मकान के अंदर घुसने और गौशाला तोड़ने की कोशिश करी, यानी 2 गांव में। और ये सभी गांव मुनि पुजारी गांव के निकट ही के बसे हुए गांव हैं, सब आसपास के ही हैं। अच्छा, गांव गौलाबागी में एक आदमी पर झपटा भी हो, और जब झपटा तो शोर मच गया। शोर मच जाने के कारण बाघ को अपने शिकार को छोड़कर भागना पड़ा। तो इन सभी घटनाओं के कारण जनता जो है बहुत ज़्यादा आतंकित थी, बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। अब इस बाघ को अविलंब नरभक्षी घोषित करके इसे मारने की
प्रबंध करने की कृपा करें। निवेदक बुद्धि सिंह, सहायक वन जंतु प्रतिपालक। उन्होंने इस तरह से एक पत्र लिखा था, इससे मैंने कुछ कहानी भी अपनी शब्द भी डाल दिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद वन्य जंतु प्रतिपालक चतुर्वेदी जी ने इस घटना का अध्ययन किया और 14 फरवरी 1977 को उत्तर प्रदेश के मुख्य जंतु प्रतिपालक श्री विजय बहादुर सिंह जी को तार द्वारा संदेश भेजा। एक तार किया जिसमें लिखा था पट्टी अजमेर। एक कॉल आ रही है। पट्टी अजमेर वल्ला जिला पौड़ी गढ़वाल में एक बाघ नरभक्षी हो गया है। कृपया इसे नरभक्षी घोषित करें और मारने की अनुमति प्रदान करें। यानी क्या उसके लिए कार्रवाई, सरकारी तंत्र चालू हो गया था, कार्रवाई चालू, पेपर कार्रवाई चालू हो गई थी। 14 फरवरी 1977 को ही चतुर्वेदी जी ने मुख्य वन जंतु प्रतिपालक को भी पत्र भेजा जिसमें मुनि पुजारी की घटना का विस्तृत विवरण देते हुए बाघ को मानव भक्षी घोषित करने की प्रार्थना की और उनसे अपने लिए और साथ ही प्रभागी वन अधिकारी लैंसडॉन के लिए बाघ को मारने की अनुमति देने का निवेदन किया। भाई अब आप परमिशन दे दीजिए कि हम इसे जो है शूट कर दें, इस बाघ को मार दें, क्योंकि अब ये डिक्लेयर हो गया है, ये मैन ईटर हो गया है, अब ये मार रहा है आदमियों को। 17 फरवरी 1977 को चतुर्वेदी जी खुद लखनऊ गए और मुख्य जंतु प्रतिपालक श्री विजय बहादुर सिंह जी को बाघ की जो गतिविधियां थी उसका पूरा विवरण दिया और उसे नरभक्षी करने और मारने के संबंध में उचित कार्रवाई करने की प्रार्थना करी। मुख्य वन जंतु प्रतिपालक ने 21 जनवरी 1977 को इस बाघ को मैन ईटर घोषित कर दिया, यानी कि अब डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये मैन ईटर है। और चतुर्वेदी जी तथा प्रभागी वनाधिकारी थापा जी को बाघ को मारने की अनुमति दे दी, यानी कि अनुमति मिल गई कि अब आप इसको मार सकते हैं। वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम के अनुसार जो 1972 में बना था, बाघ एक संरक्षित वन्य पशु है और इसके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि देश में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम में केवल आदम को, जो ये मैन ईटर जो टाइगर या लेपर्ड होते थे, इनको मारने की अनुमति दी गई थी, किसी साधारण बाघ को मारने के लिए नहीं था। किसी बाघ को आदमखोर घोषित करने और उसके शिकार की अनुमति देने का अधिकार केवल प्रदेश के जो मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक जो होते थे उनका ही होता था। अधिनियम में ये भी प्रतिबंध है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बाघ का शिकार करेगा तो उस टाइम में उसे 2 वर्ष की सजा और उस पर 2000 तक का जुर्माना किया जा सकता था। ये जुर्माना जो था ये उस समय का था, लेकिन अब तो ये और बढ़ गया है। अब टाइगर या लेपर्ड, किसी बिग कैट का आप अगर अवैध रूप से शिकार करते हैं तो आपको 7 साल का कठोर कारावास और तकरीबन 25,000 रुपया जुर्माना लगता है। मतलब अब इसके लिए रूल जो है सख्त है। मेरे ख्याल से इनाम अब ये जो जुर्माने की राशि ये शायद और बढ़ा दी गई है। अब इस अधिनियम के कारण इस क्षेत्र की जनता जो है नरभक्षी बाघ के खिलाफ खुद कोई कार्रवाई कर नहीं सकती थी, असमर्थ थी। 24 फरवरी 1977 की रात को 8:30 बजे रिठूड़ गांव में दयाल सिंह जी की 14 वर्षीय पुत्री अपने 2 मंजिले से उतरकर निचले मंजिल में जो कमरा होता है उसमें जा रही थी, तभी आंगन के एक अंधेरे कोने में छिपे बाघ ने उस पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। लड़की के चिल्लाने पर लोग शोर मचाते हुए दौड़ते हुए आए तो बाघ लड़की को छोड़कर भाग गया।
अब इस नए हमले के कारण सारे इलाके में डर और आतंक का माहौल और ज़्यादा और ख़तरनाक तरह से फैल गया। 27 फरवरी 1977 को चतुर्वेदी जी, जो वन्य जंतु प्रतिपालक थे और लेंसडॉन के प्रभावी वनाधिकारी श्री राम सिंह थापा जी मुनि पुजारी में पहुंचे। इन लोगों ने रात में भुवना देवी के मकान के आंगन में भेंट के रूप में एक बकरे को बांधा चारे के रूप में, और खुद छज्जे में बैठकर बाघ का इंतज़ार करने लगे। ये बाघ बड़ा सयाना, वो आया ही नहीं। पूरी रात गुजर गई लेकिन बाघ नहीं आया। इस दौरान प्रसन्ना की मौत की खबर पाकर उसके पिता श्री तारादत्त कुकरेती जी छुट्टी लेकर मध्य प्रदेश से अपने घर आ गए। अपनी प्यारी बेटी प्रसन्ना की दर्दनाक मौत से उन्हें एक बहुत बड़ा आघात लगा था। अब उन्हें भी याद आ रहा था कि जब पिछली बार वो छुट्टियां लेकर के घर आए थे तो प्रसन्ना दौड़ कर आई थी और रास्ते में ही उनसे लिपट गई थी, और लिपटते ही बोली थी, पिताजी मेरे लिए खिलौने और नई फ्रॉक लाए हैं ना। तब उन्होंने अपनी बेटी को, प्रसन्ना को, खिलौने और नई फ्रॉक दी थी। तो अपनी बिटिया की वो जो खुशी थी वो देखते ही उनको बन रही थी और वो रह रह करके याद आ रहा था। लेकिन अब तो प्रसन्ना सिर्फ यादों में ही रह गई थी। उन्होंने भी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग करी कि जैसे भी हो, जितना जल्दी से जल्दी हो, इस बाघ को ख़त्म करने की व्यवस्था की जाए, इसको मारा जाए, ताकि लोगों को इस दमघोटू आतंक से छुटकारा मिल सके। एक तरह से दमघोटू आतंकी था, गला पकड़ता था, मार देता था, और कब मार दे, कहाँ मार दे, कुछ पता नहीं था। और ये मारा जाए तो यहाँ का जो जनजीवन है ये सामान्य हो सके। मुनि पुजारी और उसके आसपास के गांव में कई बार रात में ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो कोई। लोग समझ जाते थे कि निर्बक्षी बाघ शिकार की तलाश में दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में लोग क्या करते थे, बिना दरवाज़ा खोले ही घरों के अंदर से ही शोर मचाने लगते थे, और जो वो कनस्तर वगैरह होते ना, टिन वगैरह होते जो तेल के, उनको पीटने लगते थे। अब जब एक घर से इस तरह का शोर होता था तो गांव के अन्य घरों में भी आवाज़ जाती थी, और वो गांव के अन्य लोग भी यही सब करने लगते थे, शोर शराबा, टिन और ये कनस्तर को पीटना इटना शुरू करने लगते थे, जिससे पूरे गांव में ज़बरदस्त शोर हो जाता था। और कुछ लोग जिनके पास बंदूकें थी वो फायर भी कर दिया करते थे, एयर फायर भी कर दिया करते थे, जबकि कुछ लोग पटाखे वगैरह भी चलाते थे। गांव घरों में लोग पटाखे, बम वगैरह, छोटे बम वगैरह वो सब रखते हैं, लक्ष्मी बम वगैरह जो आते हैं वो रखते हैं। मेरे गांव में भी रखते थे। ऐसा करने से आदमखोर भाग जाता है। हमें भी जब रात को बाहर जाना होता था तो हम पहले 5-6 बम चला देते थे, जिससे बम चला दो तो कोई जानवर है तो भाग जाए। कई बार तो लोगों को सुबह के समय अपने आंगन और रास्तों में बाघ के पंजों के निशान भी मिलते थे। निशान इस बात के प्रमाण होते थे कि आदमखोर रात के समय अपने शिकार की तलाश में गांव में मंडराता रहा है। 1 मार्च 1977 की रात को करीब 9 बजे डबरा लस्यू, एक पट्टी वहाँ पर डबरा लस्यू पट्टी का एक सैनी गांव में एक 40 वर्षीय महिला के ऊपर आदमखोर ने हमला कर दिया। अब शोर मच जाने के कारण आदमखोर उसे घायल करके भाग गया। अभी तक आप देख रहे हैं घायल ही कर रहा है। दोस्तों, एक और मज़ेदार घटना का विवरण मैं आपको सुनाता हूँ। 2 मार्च 1977 की रात मुनि सकरी के एक परिवार के लोगों ने अपना दरवाज़ा तो अच्छी तरह से बंद कर लिया था, लेकिन मकान के पीछे की ओर की खिड़की को लॉक करने का, उसको बंद करने का ध्यान किसी को नहीं रहा कि यार वो भी बंद करनी है, वो ध्यान नहीं रहा किसी को। आधी रात का समय था कि
परिवार के लोगों की नींद एक आहट सुनकर टूट गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर धक्के मार रहा है। परिवार के मुखिया ने टॉर्च की लाइट जो है खिड़की की ओर डाली तो सारा परिवार जो है थरथर 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 डर से कांपने लगा। बाघ खिड़की के जो सीखचे लगे होते हैं ना, आपने कहा खिड़की में जैसे लोहे के सीखचे लगे होते हैं, उनको हिला रहा था, यानी कि उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इस कोशिश में था कि किसी तरह से सीखचा तोड़कर कमरे में घुस जाए। और जैसे ही उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उसकी आंखें एकदम अंगारे की तरफ चमक उठी। अचानक आंखों पर लाइट पड़ने के कारण वो एक क्षण को रुक गया और फिर अंधेरे में छलांग लगाकर गायब हो गया। सोचो यार, अगर वो खिड़की में सीखचे, वो लोहे की वो रॉडें नहीं लगी होती तो 100% गहरी नींद में सोए हुए परिवार में से किसी ना किसी को वो उठाकर गायब जरूर हो जाता, है ना। अंदर आ जाता, निकल जाता। उसको तो निकलने के लिए छोटी सी जगह चाहिए। बाघ के गायब होने के बाद परिवार के सारे सदस्य शोर मचाने लगे और मैं स्वाद, मतलब आदमखोर आदमखोर। दोस्तों, स्थानीय भाषा में नरभक्षी को मैस्वाद भी कहा जाता है। मैस बोलते हैं आदमी को, स्वाद मतलब स्वादी हुआ यार। दोनों शब्दों को मिलाकर मैस्वाद, यानी कि मैस्वाद यानी कि क्या अर्थ, जिसका अर्थ हुआ इंसानों को खाने वाला, मतलब नरभक्षी। मैस्वाद। अब जब इस परिवार ने शोर मचाया तो फिर सारा गांव भी चालू हो गया शोर करने के लिए, क्योंकि एक घर से शोर होता था तो सारा गांव करने लगता था। बचने का कोई और चारा ही नहीं था भैया, कोई किसी तरीके से बच ही नहीं सकते थे। यही एक तरीका समझ में आ रहा था, यही कर रहे थे लोग। आदमखोर की इस प्रकार की गतिविधियों के कारण दुगड्डा आंचल में डर का जो साम्राज्य था वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए इसको मारने के लिए लेकिन इसको मारने के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया था, सीधे शब्दों में। दोस्तों, घटनाक्रम को तो फिलहाल मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ और फिर इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ, ठीक है ना। आपका प्यार और आशीर्वाद अनमोल है दोस्तों, इसे बनाए रखिएगा। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, इस प्यार, इस आशीर्वाद को हटने मत दीजिएगा। साथ ही जो मित्र पहली बार चैनल में हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरांचल डायरीज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हो सके तो आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे इस उत्तराखंड में घटी घटनाओं को जब बाहर से आने वाले टूरिस्ट सुनेंगे तब वो इस सच्चाई से अवगत हो पाएंगे कि हम पहाड़ के लोग कितनी कठिनाइयों और कितनी परेशानियों के बीच अपनी ज़िंदगी काटते हैं। हर टाइम खतरों के बीच में हम रहते हैं। दोस्तों, 1-2 दिन में कहानी का अगला भाग लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने इस दोस्त को, अपने इस मित्र को जिसका नाम भूपेश पांडे है, और प्यार से इसे विकी बोलते हैं। दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।